हेलो गाइस, मैं हूं अंकित एंड मैंने पिछले वीडियो में आपको सी शार्प में वेरिएबल्स के बारे में बताया था, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूं, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज करना है। इस सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कई सारे ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट का अपना लैंग्वेज है ऑपरेटर के ऊपर, बट सारे में एक चीज कॉमन है कि ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के बीच में वर्क करता है ताकि एक एक्सप्रेशन सही से ऑपरेट कर सके। अब ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होता है एंड एक्सप्रेशन का कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स से। बट बिफोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मैं आपको ऑपरेंड्स के बारे में बताता हूँ। सो सपोज कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में आता है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। देन आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, देन बिटवाइज ऑपरेटर एंड एट लास्ट टर्नरी ऑपरेटर। तो बात की जाए अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो ये इसमें बस सिंपली हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन एंड देन a प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा a एंड b जो है वो ऑपरेंड कहलाएगा एंड बीच में जो साइन आप देख रहे हो प्लस का, वो हमारा ऑपरेटर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेट करता है। सिमिलरली इसको मैं सिंपली कॉपी कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं माइनस बता सकूँ। तो मैं यहाँ पे a माइनस बी एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन के केस में हमें यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ता है क्योंकि हम a से b को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे b पहले लिखाएगा, देन यहाँ पे डिवीजन, देन a। सिमिलरली है मॉड के लिए भी। तो मॉड के लिए, मॉड में बेसिकली हमारा रिमाइंडर बचता है, तो b मॉड a। एंड नाउ अब इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो अभी आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने में है। 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30, a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10। मल्टीप्लिकेशन करने पे 200 एंड डिवीजन करने पे 2 बचता है हमारा क्वोशिएंट में एंड रिमाइंडर हमारा 0। तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो मैं इसको सिंपली जस्ट कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब a इज ग्रेटर देन b या फिर a इज लेसर देन b, a is greater equals to b, a is lesser equals to b, b is equals a। ऐसे करके हम कई सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसको मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ एंड एक और पेस्ट करके यहाँ पे नॉट इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ एंड देन इसको सेव। अब इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अभी आप कंपैरिजन ऑपरेटर में देख सकते हो ये बुलियन वैल्यू बेसिकली पास करता है। तो a इज ग्रेटर देन b यानी कि 10 क्या 20 से बड़ा है, तो नहीं, फॉल्स, गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होकर क्या है। a इज लेसर देन b, ये सही है। फिर उसके बाद a इज ग्रेटर और या फिर इक्वल्स टू b, ना, ये गलत है। फिर हमारा b इज लेसर और इक्वल्स टू a, ये भी गलत है। फिर b इज इक्वल्स a यानी कि 20 इज इक्वल्स 10, नहीं, ये भी गलत है। b इज नॉट इक्वल्स टू a, तो ये सही है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो बुलियन वैल्यूज पास करके देता है, एग्जीक्यूट करके देता है। सो इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे बेटर एक्सपीरियंस के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, देन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अरिथ ऑपरेटर, ताकि कंसोल में अच्छे से पता चले। कंसोल राइट लाइन कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ अब आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली हम असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे आप अभी आप यहाँ पे देख सकते हो a इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे हम लोग a जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम 10 का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 10 का वैल्यू उसमें पुट कर रहे हैं। वैसे ही सिमिलरली b के केस में हम 20 का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर कर देता हूँ। एक तो हमारा ये वाला हो सकता है जिसमें हम यहाँ पे इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b लिख सकते हैं एंड इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो c का जो वैल्यू है यानी कि a प्लस b हो जाएगा। a हमारा 10 हो गया और b हो गया हमारा 20, a प्लस b 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। तो 30 का c में जो है वो 30 का वैल्यू सेव हो जाएगा। नाउ अभी बात करते हैं a
इज प्लस इक्वल्स बी। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी कि ए में हम ए प्लस बी का वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसका हमारा दूसरा फॉर्म ये हो गया। सिमिलरली इसको हम ए माइनस इक्वल्स बी भी लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारा पहले तो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो रहा था, तो ए का वैल्यू था 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30, तो ए में हम 30 स्टोर कर रहे थे। अब ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कर रहे हैं, यानी कि 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू हो गया वो 10 हो गया। अब नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ए का वैल्यू हो गया 10, तो ए इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे बेसिकली ए का वैल्यू हो गया था 10, 10 इंटू बी का वैल्यू हो गया 20, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा ए का वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, ए इज इक्वल्स टू 30, ए इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 200। नाउ यहाँ पे डिवीजन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम बेसिकली ए डिवाइड इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे होगा क्या, a इज इक्वल्स टू 8 बाई बी, 200 डिवाइडेड बाई बी, बी यहाँ पे कितना है 20, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा वापस से 10, a इज इक्वल्स टू 10। नाउ अभी आप बात कर लेते हैं मॉडुलस की। तो मॉडुलस में सिंपली यहाँ पे एक मैं मॉड ऐड कर दे रहा हूँ, मॉड में रिमाइंडर ही बचता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू b मॉड a, तो a मॉड b मॉड a क्या हो जाएगा 0, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा है, तो सेमीकोलन b इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब जो हमारा लास्ट वाला ऑपरेटर है उसमें बिटवाइज ऑपरेटर इंक्लूडिंग है, यानी कि b एंड इज इक्वल्स टू a। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंटीजर नंबर है उसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन उस पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो परफॉर्म करते हैं। ना इसको बताने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके एंड एक स्ट्रीम एंड देन इसको ए बिन करके नाम दे देता हूँ। ए बिन बेसिकली मैं यहाँ पे ए का जो वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पे हमें नंबर देना रहता है, तो मैं ए दे रहा हूँ, ए का वैल्यू जो कि 10 है, एंड देन यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना है, तो मैं बेसिकली 2 लिख देता हूँ। अब इस रिजल्ट को प्रिंट करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है, console डॉट राइट लाइन ए बिन। अब देखते हैं एक बार रन करके क्या रिजल्ट आता है। सो अभी आप देख सकते हो रिजल्ट हमारे सामने में है, ए बिन जो हमारा बाइनरी नंबर है उसको कन्वर्ट करके 1010 यानी कि 10 को कन्वर्ट करके 1010 आया है। नाउ सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी का जो वैल्यू है उसको मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि बी का जो वैल्यू वो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो आंसर तो 0 ही आना है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ सी को ले लेता हूँ। तो सी को लेने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सी बिन इज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग एंड देन यहाँ पे सी का वैल्यू कॉमा 2 एंड इसको मैं console डॉट राइट लाइन सी बिन एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। देन यहाँ पे रिजल्ट में सी लिख देता हूँ, सी, एंड यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे वो कह रहा है सी इज इक्वल्स टू सी एंड ए, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आना चाहिए सी इज इक्वल्स टू 01010, तो ये आंसर आना चाहिए। अब एक और इसको रन करके देखते हैं वेल आंसर आता क्या है। सो मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट अभी आपके सामने में यहाँ पे 10 आया है। 10 इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाइनरी लिखा हुआ है, बाइनरी टू जब इंटीजर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 ही आएगा आंसर। वेल आप इसको चेक भी कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ किया गया, यानी कि दोनों इक्वल होगा तो सेम वैल्यू होगा, अनइक्वल होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 0 दोनों इक्वल है तो 0 आया, 1 1 इक्वल है तो यहाँ पे 1 आया, देन यहाँ पे 0 1 दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 इक्वल है तो 1 आया, एंड यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब यहाँ पे 0 है, तो 0 1 अनइक्वल है तो यहाँ पे 0 आया। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एंड सिमिलरली ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं।
जैसे और हो गया, जॉर हो गया, ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अब नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। सो मैं आप लिखता हूँ console.line लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, एंड, और, नॉट। ये हमारा 3 तरह का लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ना इसको बताने के लिए मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने वाला हूँ, जैसे इंट d is equals to 3, e is equals to 5, f is equals to 8, then semicolon, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कराऊंगा। सो मैं console.writeLine, एंड देन यहाँ पे मैं बेसिकली हमारा यहाँ 5 जो है वो 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे e जो है वो d से बड़ा होगा, तो यानी कि e is greater than d, एंड यहाँ पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा f is greater than e, जो कि ट्रू है। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा, यानी कि e is greater than d रहेगा एंड f is greater than e, तो ही हमारा ट्रू वैल्यू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। सिमिलरली इसको मैं सिंपली सेव कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर देता हूँ, एंड इसको मैं एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। सो इसको सेव कर लेता हूँ, एंड देन एक और पेस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे नॉट के लिए भी मैं एक बुल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो बुल होस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू लिख देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं सिंपली कट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे लिखता हूँ नॉट होस्ट, एंड इसको सेव करके अब एक बार रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अभी आप देखो यहाँ पे ट्रू ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। ट्रू ट्रू फॉल्स कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा e जो है वो ग्रेटर देन d है, ये वैल्यू ट्रू है, एंड f इज ग्रेटर देन e, ये भी सही है। तो ये दोनों जब सही है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और अगर इस दोनों में से एक भी फॉल्स रहता कंडीशन, तो यहाँ पे फॉल्स आता। तो एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और के केस में दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे f इज ग्रेटर देन e, ये ट्रू है, वेराज ये वाला जो है कंडीशन वो फॉल्स है। तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। नाउ यहाँ पे घोस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू मैंने लिखा था बुल वेरिएबल में, एंड नॉट घोस्ट हो गया, यानी कि घोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है। नाउ अब बात करें बिटवाइज ऑपरेटर की, तो बिटवाइज में एंड, और, जोर, नॉट, कई सारे ऑपरेटर होते हैं, जिसको मैं बस अभी प्रिंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसको बताने के लिए मुझे आपको इंटीजर टू बाइनरी वेराज बाइनरी टू इंटीजर कन्वर्जन बताना पड़ेगा। सो मैं बस इसको अभी सिंपली बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन तरह तरह के ऑपरेटर होते हैं। इसमें हमारा एक एंड ऑपरेटर हो गया, एक और ऑपरेटर हो गया, देन फिर हमारा ये जोरा ऑपरेटर हो गया, देन हमारा टिल्डे, जिसको हम टिल्डे कहते हैं, वो हमारा नॉट ऑपरेटर हो गया, फिर उसके बाद ये शिफ्टिंग लेफ्ट हो गया, वेराज ये शिफ्टिंग राइट हो गया। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। एंड को मैंने आपको बता ही दिया। सिमिलरली वैसे और भी होता है, एंड नॉट भी होता है। और के केस में दोनों में से कोई एक ट्रू रहा तो वैल्यू जो है वो ट्रू आती है। बिटवाइज ऑपरेटर को सीखने के लिए आपको पहले इंटीजर टू बाइनरी वेराज बाइनरी टू इंटीजर कन्वर्जन सीखना पड़ेगा। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड का यूज किया था, वेराज अभी तक हमने जितना भी देखा वो बाइनरी ऑपरेटर था। एक यूनरी ऑपरेटर भी होता है। यूनरी ऑपरेटर में बेसिकली हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का वर्क होता है, जिसमें एक ही ऑपरेंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यूनरी ऑपरेटर बताऊं तो यूनरी ऑपरेटर console.writeLine, देन यहाँ पे d का वैल्यू अभी आप देखो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे मैं d इज इक्वल्स टू d प्लस प्लस, यहाँ पे हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि ये d का वैल्यू अब चेंज हुआ है। सो अब मैं अगर इसको console.writeLine d करूँ तो देखना क्या रिजल्ट आएगा। एंड वेयर एज console.writeLine, एंड देन यहाँ पे हम e में डिक्रीमेंट करेंगे, e में डिक्रीमेंट करेंगे। इसको मैं अभी console.writeLine करके प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। अगर प्री इंक्रीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके से होता है, प्लस प्लस डी, यानी कि पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं देन वैल्यू शो करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा माइनस माइनस ई,
माइनस माइनस ई, कुछ इस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट रहता है और ये प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट रहता है। यहाँ पे पहले हम डी का वैल्यू शो कर रहे हैं यानी कि 3, देन हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट करके यहाँ पे शो कर रहे हैं यानी कि 4। तो अभी आप रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो रिजल्ट जो है वो अब अभी आपके सामने में है। पहले मैंने यहाँ पे डी लिखा, देन उसमें इंक्रीमेंट कराया, तो इसलिए यहाँ पे बस 3 ही प्रिंट हुआ है डी के जगह पे। वेयरएज जब ये इंक्रीमेंट हो चुका है तब डी का जो वैल्यू है वो है 4, तो यहाँ पे 3 + 1 = 4 हो गया। वेयरएज ई का जो है उसमें माइनस माइनस था, तो ई का पहले 5 था, इसलिए 5 यहाँ पे पहले प्रिंट हुआ। देन डिक्रीमेंट होने के बाद में मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट होने के बाद में ये प्रिंट हुआ है। वेयरएज अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट करता तो मुझे ये दोनों लिखने का ज़रूरत नहीं था। वेयरएज यही डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट में एंड पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट में। सो हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर भी देख लिया, यूनरी ऑपरेटर भी देख लिया एंड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली कंडीशन टाइप होता है, जैसे हम आगे चल के इफ एल्स कंडीशन देखेंगे तो इसमें भी सिमिलरली वैसा ही होता है। इसका बेसिकली जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, कंडीशन कंडीशन देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड इफ ट्रू तो वो प्रिंट करना है, अदरवाइज इफ फॉल्स तो वो प्रिंट करना है। तो इसको मैं बताने के लिए सिंपली यहाँ पे कंडीशन जो रख रहा हूँ, कंडीशन क्या होगा, मैं यहाँ पे डी का वैल्यू 3 है एंड ई का वैल्यू 5 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद में डी इज लेसर देन ई, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ डी इज लेसर देन ई एंड अगर ये ट्रू हुआ तो उस केस में क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन ई एंड इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे करके सेव कर देता हूँ। नाउ अब इस स्ट्रिंग को शो कराने के लिए मुझे यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे टर्नरी var करके सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो चुका है। अब मैं इसको एक बार कंसोल डॉट राइट लाइन करके टर्नरी var शो करवा दूँगा। तो इसको मैं सेव करके अब एक बार रन करके देखते हैं। रन करने से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट में टर्नरी ऑपरेटर एंड इसको सेव कर देना। अब एक बार रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कंडीशन तो वैसे ट्रू है, तो ट्रू के केस में क्या आना चाहिए, डी इज लेसर देन ई, जो कि हमारा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो चुका है। सो फाइनली हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देख लिया, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। वेल एज बाइनरी ऑपरेटर जो यहाँ पे हमने जितना भी अभी तक में देखा था और वो सारा बाइनरी ऑपरेटर ही था जिसमें 2 ऑपरेंड का यूज़ हो रहा था। सिंपल है, 2 ऑपरेंड का यूज़ हो तो उसको बाइनरी कहेंगे, एक ऑपरेंड का यूज़ हो जैसे कि ये तो उसको यूनरी ऑपरेटर एंड यहाँ पे 3 तरह का केस आ जाए तो उस केस में यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। एंड वेयर एज बिटवाइज ऑपरेटर की बात है तो बिटवाइज ऑपरेटर में मैं पहले आपको इंटीजर टू बाइनरी कन्वर्जन बताऊंगा, देन आपको बिटवाइज ऑपरेटर बताऊंगा। सो फाइनली मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।